दोस्तों नमस्कार, एनी क्लास ब्लॉग में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों अब ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं बहुत शानदार कंटेंट के साथ आपके लिए बहुत ही जोशीला और इम्पोर्टेंट कंटेंट लेके आज आया हूँ। उत्तराखंड पुलिस आरक्षी में भर्ती होने के लिए कि हमें किन किन चरणों से गुजरना पड़ता है और वो चरण हम कैसे कैसे पार कर सकते हैं, आज उसी बारे में हम आपसे बात करेंगे। और आपके जो भी डाउट्स होंगे मुझे कमेंट में भेजेंगे ताकि मैं उन डाउट्स को आपका क्लियर कर सकूं। तो आप लोग हम लोग सभी समझते हैं आज के दौर में इसे कंपटीशन का युग है, बेरोज़गारी का युग है, तो भर्ती होना और हमारे लिए मेहनत करना कितना इम्पोर्टेंट हो गया है। हम कोई भी दोस्तों फॉर्म भरते हैं, प्रथम चरण क्या होता है? विज्ञप्ति निकलना। विज्ञप्ति निकलने के बाद हम आगे की कार्रवाई क्या क्या करते हैं। मेरा मेन मकसद वीडियो बनाने का ये है कि उत्तराखंड का हर बेरोजगार मेरी वीडियो का फ़ायदा उठाए और इससे मोटिवेट होकर मेहनत करें। इसलिए मेरे वीडियो पाने के लिए, मेरा नया नया वीडियो आपके पास आने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सब्सक्राइब बहुत कम लोग कर रहे हैं दोस्तों, इसलिए मैं चाहता हूं जो जिसके पास भी मेरी वीडियो पहुंचे सभी लोग सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। जैसे ही मैं कोई भी भर्ती से संबंधित अपडेट डालता हूं तो आपके पास तुरंत पहुंचेगी, आपको कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों सबसे पहले है योग्यता कि कौन सा कैंडिडेट उत्तराखंड पुलिस में फॉर्म भर सकता है। उसके लिए दोस्तों आप लोग उत्तराखंड के स्थायी निवासी हों, उत्तराखंड के किसी मान्यता प्राप्त हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की हो। अगर यदि किसी कैंडिडेट के माता पिता विदेश में नौकरी कर रहे हैं तो वो भी उत्तराखंड में इस भर्ती के लिए एलिजिबल है, बशर्ते उसका उत्तराखंड का डोमिसाइल होना चाहिए। वे सभी लोग आसानी से बिना कोई टेंशन के उत्तराखंड पुलिस में आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं आयु सीमा की। आयु सीमा उत्तराखंड सरकार द्वारा जो रखी गई है पुरुषों के लिए 18 से 22 और दोस्तों महिलाओं के लिए रखी गई है 18 से 25। मैंने कंफर्म कर लिया है और कंफर्म करने के बाद ही मैं आपको ये ब्लॉग दे रहा हूँ। इसके अतिरिक्त आयु सीमा के संबंध में उत्तराखंड सरकार द्वारा जो भी आपको आयु सीमा की छूट दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, वो उत्तराखंड सरकार द्वारा जब विज्ञप्ति जारी होगी विज्ञप्ति में स्पष्ट रूप से मेंशन कर दिया जाएगा, आप टेंशन मत लें। तो आयु सीमा में छूट दिया जाना न दिया जाना ये सरकार का विषय है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट करेंगे सर उम्र बढ़ेगी, सर कितनी रहेगी उम्र, आप मुझे कर देंगे, लेकिन मैं उस बारे में कुछ नहीं बता पाऊँगा। मैं आपसे यही कह सकता हूँ कि देखिए वेट करें, विज्ञप्ति आने दें, विज्ञप्ति के आने के बाद ही ये पता लग पाएगा कि आयु सीमा क्या रखी गई है, छूट दी गई है नहीं दी गई है। SC ST OBC वालों को नियमानुसार 5 वर्ष की छूट दी जाएगी आयु सीमा में। अब बात करते हैं शारीरिक माप के बारे में। शारीरिक माप पुरुष और महिलाओं की अलग अलग है। सबसे पहले बात करते हैं पुरुषों की। पुरुषों की दोस्तों है जो पर्वतीय क्षेत्र के युवा हैं उनकी लंबाई रखी गई है 160 सेंटीमीटर। दोस्तों अब है सीने की माप। हिल वालों के लिए रखी गई है 76.3। इसके बाद 5 सेंटीमीटर का फुलाव है। 5 सेंटीमीटर के फुलाव के बाद आपकी चेस्ट की माप होनी चाहिए 81.3। दोस्तों जिसकी भी अभी इतनी सीने की माप नहीं है वो तैयारी कर लें, खूब मेहनत करें और अपने सीने की माप को बढ़ाएं, अभी काफ़ी टाइम है। इसको आप डिप्स लगाने से बढ़ा सकते हैं। हार्ड डिप्स लगाएं, हार्ड डिप्स आप लगाएंगे ना आपकी सीने की माप जो है ज़रूर इंक्रीज़ हो जाएगी। मैदानी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए सीने की माप अलग से रखी गई है। जो मैदानी क्षेत्र के जनरल SC ST OBC हैं उनकी सीने की माप रखी गई है 78.8 और 5 सेंटीमीटर का फुलाव है, जिसके बाद आपकी सीने की माप होनी चाहिए 83.8 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं महिलाओं की। महिलाओं की शारीरिक माप क्या रहेगी? दोस्तों ज़्यादा नहीं है महिलाओं को भी तैयार रहना चाहिए। उम्र सीमा मैंने आपको बता दी है 18 से 25। दोस्तों महिलाओं की हाइट की बात करें तो हिल वाले हैं उनकी 147 है। 7 उनकी है जनरल SC OBC की 147 हिल। ST की जो अभी तक हमने निकाला है, अभी तक अध्ययन किया है, ST की है 145 सेंटीमीटर। दोस्तों इसमें महिलाओं के साथ एक चीज़ और ऐड हो गई है जिसमें महिलाओं को काफ़ी दिक्कतें आती हैं, उनकी है वेट। उनका वेट दोस्तों मिनिमम 45 kg होना ज़रूरी है। और जिनका वेट कम है अभी से खाना पीना शुरू कर दें, सुबह भी खूब खाएं, शाम को भी खूब खाएं और थोड़ा फिजिकल कम करें ताकि आप उनका वेट बढ़ सकें, क्योंकि अगर 45 से कम वेट आपका होगा तो आप पुलिस में भर्ती नहीं हो पाएंगे, आपको बाहर होना पड़ेगा दोस्तों। इसलिए महिलाओं से, सभी बहनों से मैं ये अनुरोध करता हूँ कि अभी से वेट बढ़ाने में लग जाएं, खूब केले खाएं, अच्छी डाइट लें।
छुहारे खाएं, खजूर खाएं, काजू बादाम खाएं और अपना वेट बढ़ाएं, दूध पिएं, घी खाएं, खूब वेट बढ़ा लें। अभी टाइम है, आपका वेट बढ़ जाएगा। अगर 1-1.5 किलो का आपको दिक्कत होगी तो आपका वेट बढ़ जाएगा। SC ST OBC को 5 सेंटीमीटर की आयु सीमा में छूट है। जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनको भी 5 साल की छूट है। दोस्तों, जो होमगार्ड में है, महिला चाहे पुरुष होमगार्ड में हैं, उनको 3 वर्ष की सफल सेवा पूर्ण कर लेने के बाद 5 सेंटीमीटर की छूट है। और दोस्तों, उनका 2% कोटा भी रहता है। यानी कि आप पुलिस में अगर भर्ती होते हैं, आपको पुलिस डिपार्टमेंट में 3 साल पूरे हो गए हैं, जो आपको डिपार्टमेंटरी सर्टिफिकेट मिलता है, उस सर्टिफिकेट के आधार पर आपकी गणना जो है, आपकी जो मेरिट बनेगी ना, वो जनरली मेरिट नहीं बनेगी। आपका कंपटीशन सिर्फ होमगार्ड के जो कैंडिडेट हैं उन्हीं के साथ आपका कंपटीशन होगा, उन्हीं में आपको निकलना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं फिजिकल टेस्ट। तीसरा नंबर हमारा है फिजिकल। दोस्तों, आपको मैंने बता ही रखा है, पहले भी बताया है। फिजिकल की तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। सबसे पहले आपकी बॉल थ्रो होगी दोस्तों। बॉल थ्रो आपको 70 मीटर फेंकना है। 70 मीटर अगर आप फेंक लेते हैं ना, आपको 20 नंबर पूरे मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आप बॉल थ्रो 50 फेंकते हैं ना, तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, 55 फेंकते हैं तो आपको 12 मिलेंगे। 60 फेंकते हैं आपको 14 मिलेंगे। 65 फेंकते हैं आपको 16 मिलेंगे। और 70 फेंकते हैं आपको 20 मिलेंगे। बॉल थ्रो दोस्तों, सबसे ज़्यादा नंबर इसी में करते हैं हमारे पहाड़ में। कई लोग एक ही फर्स्ट में ही फेंक देते हैं 70। और आप लोग तैयारी करें और अच्छे से तैयारी करें। मैं पूरा फिजिकल कैसा कैसा आपको देना है, सब मैं आपको अलग से वीडियो दूंगा। इसके बाद अलग अलग पार्ट में दूंगा। फर्स्ट दिन में दे दूँगा, जैसे बॉल थ्रो दे दूँगा और जंप दे दूँगा, फिर 2 दे दूँगा, फिर 2 दे दूँगा। अलग अलग पार्ट में दूँगा, जिससे हमारी वीडियो लंबी ना हो। बॉल थ्रो के लिए आपको 3 अटैम्प्ट मिलते हैं। 3 अटैम्प्ट इसलिए मिलते हैं ताकि वो 3 अटैम्प्ट में आप अगर फेल हो रहे हो तो पास हो जाओ, अगर एक्सीलेंट नहीं हो पा रहे हो तो आपको एक्सीलेंट करने का मौका मिलता है। तो आप अपना 100% दें, दृढ़ निश्चय के साथ तैयारी करें, खूब मेहनत और जोश के साथ तैयारी करें, ताकि आप अपना बॉल थ्रो को एक्सीलेंट कर सकें। एक्सीलेंट करना है बॉल थ्रो, क्योंकि बॉल थ्रो में नंबर करते हैं, रनिंग में नंबर करते हैं और जंप में नंबर करते हैं। ये तीनों चीज़ होते हैं दोस्तों, जिसमें आपके नंबर करते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं जंप की। जंप दोस्तों, आपको एक्सटेंड करना ज़रूरी है। अपना 100% पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ करना है। अगर आप ओनली 13 फीट मारेंगे तो आप सिर्फ क्वालिफाई होंगे। अगर 13 भी नहीं मार पाएंगे ना 3 अटैम्प्ट में, तो आप बाहर हो जाएंगे, आपको कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए तो दोस्तों, लग जाइए फिजिकल की तैयारी में अभी से। पूरी जोश और जुनून के साथ करना है, इसी बार बेड़ा पार करना है। इसके बाद जो इवेंट आता है आपका चिनअप का। चिनअप दोस्तों 10 मारने हैं, आप आंख बंद करके मार देंगे। जिसका ज़्यादा वेट है उसको दिक्कत आएगी। अपना वेट लॉस करें, वेट लॉस करना बहुत ज़रूरी है। वेट लॉस करने से आपको कई चीज़ों में फ़ायदा मिलेगा, रनिंग में फ़ायदा मिलेगा और चिनअप में फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि जितना ज़्यादा वेट होगा, इंसान जो है चिनअप में अपने को खींच नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ चिन पर मिलाना पड़ता है। तो आप फटाफट 10 मारें और नीचे उतर जाएँ, आपको कोई नहीं रोकेगा। धन बैठक आपको 2 मिनट में 100 मारने हैं। फटाफट मारिए, अभी से प्रैक्टिस कर लीजिए। 20, 40 ऐसे करके बढ़ाते रहें। आज 20 मारें, कल 40 मारें, 50 मारें। 2 मिनट का समय देख करके मारें, आप आराम से मार लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बारी आती है डिप्स की। डिप्स से 4 मिनट में 75 मारने हैं आपने। आराम से हो जाता है दोस्तों। अभी से प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होता है, आराम से हो जाते हैं। 25-25, 30-30, 50-50 करके अभी से प्रैक्टिस करते रहें। उसमें उतना हार्ड वाले नहीं मारते हैं, मछली वाले मारते हैं। ये वाले मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगा एक दिन। सारी फिजिकल का जब मैं आपको ब्लॉग दूंगा तो आपको सारा डेमो के साथ दिखाया जाएगा। अब इसके बाद लास्ट इवेंट है हमारा रनिंग दोस्तों, पहले से क्या होता था, पूरा फिजिकल एक ही दिन होता था और उसके बाद दौड़ भी होती थी। लेकिन अब कई जगह ऐसा करते हैं कि फिजिकल पहले दिन रख देते हैं और दौड़ के लिए अलग से डेट देते हैं। उस दिन क्या होता है दोस्तों, आप रिलैक्स रहते हैं और आप प्रैक्टिस में रहते हैं और प्रैक्टिस के बाद रनिंग आप आराम से कर लेते हैं। लेकिन पहले ये होता था, उसी दिन सारा फिजिकल होता था, जांघों में दर्द होता था, हाथों में दर्द होता था, क्योंकि दंड बैठक भी करना है, जंप भी मारना है, डिप्स भी मारने हैं और बॉल थ्रो भी करनी है, तो शरीर थक जाता था। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब दौड़ की अलग से डेट मिल रही है, फिजिकल के कम से कम 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने के बाद भी मिल रही है डेट। लेकिन आप तैयारी करते हैं रनिंग की दोस्तों। परसों एक भाई का कमेंट आया था कि फील्ड की रनिंग अच्छी रहेगी या रोड की। दोस्तों, पुलिस की भर्ती के लिए 3 किलोमीटर दौड़ना है तो रोड में ही दौड़ होती है। फील्ड की दौड़ आसान होती है, रोड की दौड़ हार्ड होती है थोड़ा सा, क्योंकि पैरों में दर्द हो जाता है। इसलिए मेरा आपसे यही कहना है, अगर आप पुलिस भर्ती की दौड़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप डामर की रोड में करें, और आपके वहाँ जो भी रोड है तो रोड में करें, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। आर्मी की तैयारी आपको करनी है तो आर्मी की तैयारी के लिए आप
ग्राउंड में रनिंग कीजिए, ग्राउंड की प्रैक्टिस आपकी बेटर रहेगी। लेकिन पुलिस के लिए, लॉन्ग रनिंग के लिए आपका रोड, डामर की रोड में करें, बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत बढ़िया है। आपको रनिंग के दिन ना कोई दिक्कत नहीं होगी, ना कोई महसूस होगा। आप 3 किलोमीटर दौड़ते रहें। अभी अभी आप अपना स्टेमिना बनाएं ओनली, क्योंकि आप अभी टाइमर देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। अभी ओनली आप स्टेमिना बनाएं, स्टेमिना बना के दौड़ते रहें। अभी आप टारगेट रखिए कि मैं 15 मिनट में आ जाऊँ, 16 मिनट में आ जाऊँ। अगर आप नए नए हैं, अगर पहले से अगर दौड़ते आए हैं, आपके लिए कोई इशू नहीं है, कोई इतनी दिक्कत नहीं है, आराम से आप दौड़ कर लेंगे। लेकिन 12 मिनट में अधिकतर लोग आ जाते हैं, जो ठीक ठाक होते हैं दौड़ने के, जो प्रैक्टिस में रहते हैं, 12 मिनट में आ जाते हैं। कोशिश ये करें कि 10 मिनट के अंदर अंदर आ जाएँ हम, ऐसी प्रैक्टिस करें। वो अभी नहीं, जब दौड़ होगी उससे 1 महीने पहले, 15 दिन पहले ऐसी प्रैक्टिस आप करें। शूट वाली प्रैक्टिस करें, लास्ट के 200 मीटर ऐसे शूट मारें, आप 10 मिनट के अंदर आ जाएँ। अगर आप 10 मिनट के अंदर अंदर आएंगे ना, आपको 20 मार्क्स पूरे मिलेंगे। आप 12 में आते हैं तो 18 मिलेंगे, 14 में आते हैं तो 16 मिलेंगे, 16 में आते हैं तो 14 मिलेंगे। तो ऐसे दो मार्क्स आपके कम होते रहते हैं। अगर 20 मिनट में आते हैं ना, आपको 10 मिलेंगे। तो दोस्तों, ये क्वालिफाई होने से आप नहीं निकल पाएंगे। आप सोचोगे हम क्वालिफाई हो जाएंगे, कितने मिनट का है, क्या है। आपको क्वालिफाई ऑप्शन नहीं देखना है। अगर भर्ती होना है तो आपको टॉप ही देखना है। टॉप का मतलब मुझे 10 मिनट के अंदर आना है, मुझे हर चीज़ एक्सीलेंट करनी है, तभी आप जो है भर्ती हो पाएंगे। तो अगला पॉइंट है हमारा रिटर्न। रिटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रिटर्न डिपेंड करता है आपका फिजिकल कैसा गया है। अगर आपका फिजिकल अच्छा गया है, 92, 94, 98 और यहाँ तक कि 100 मार्क्स आपके अगर फिजिकल में हैं, तो आपको वहाँ 2-4 नंबर कम भी लाएंगे ना, आपकी मेरिट बन जाएगी। अगर आपके फिजिकल में कम है तो आपको रिटर्न में दोगुनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए मेरा आपका यही कहना है कि फिजिकल आपके हाथ में है तो इसको 100% देने की कोशिश करें। उसके बाद रिटर्न। अब रिटर्न में क्या क्या आता है दोस्तों, अब हम बात करते हैं रिटर्न के बारे में। सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी के जो क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर के आते हैं। अभी मैं नया देख रहा था कि यूकेएसएससी जो है इसमें वो भी देता है रीजनिंग। क्या पता 8-10 नंबर की रीजनिंग भी डाल दे। इसके अलावा सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान उत्तराखंड, जीके सभी लगा के 70 मार्क्स की, उत्तराखंड जीएस सब लगा के 70 मार्क्स की आते हैं। तो दोस्तों, टोटल मिला के 100 मार्क्स की आपकी रिटर्न है। इसमें कभी कभी 2-3 क्वेश्चन के जो है कंप्यूटर का भी पूछा जाता है, तो कंप्यूटर का बेसिक आप यूट्यूब से या बुक्स से देख सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर के डाल ही देता है आजकल, क्योंकि टेक्निकल का युग है और कंप्यूटर का ज़माना है, तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है। तो रिटर्न होने के बाद जब आंसर की आ जाती है ना, अब आता है महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण फैक्ट। ये चीज़ है कि आपको, जो आप अगर जनरल कैंडिडेट है ना, जनरल कैंडिडेट को रिटर्न में आपकी कॉपी तभी चेक होगी जब आपके 45% होंगे। दोस्तों, आपके फिजिकल में ना 100 मार्क्स हैं, वो मैंने नहीं रखता है। जब तक आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपके 45% जब तक रिटर्न में नहीं आएंगे तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। तभी आप चेकिंग के मेरिट के एलिजिबल हैं जब आपके 45 आएंगे। अगर आपके फिजिकल में 94, 98 हैं और आप यहाँ 75 से 80 नंबर रिटर्न में लेके आएँ, आपको भर्ती होने से कोई नहीं रोक सकता। SC/ST वालों को 35% कॉपी चेक होने के लिए, आपके मेरिट में एलिजिबल होने के लिए, पास होने के लिए ज़रूरी है 35% रिटर्न का। आपका रिटर्न 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है ना, तो आपका 1/4 मार्क्स जो है माइनस हो जाएगा। अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपका जितने नंबर आ रखे हैं आपके, उसमें से 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा। मान लीजिए आपके 80 नंबर आ रखे हैं, अगर 4 क्वेश्चन आपके गलत हो गए तो आपका 1 माइनस होके 79 रह जाएंगे। अगली कंडीशन क्या है, अगर दोनों के मार्क्स अगर बराबर होते हैं, एक ही कैटेगरी के हैं, मान लीजिए दोनों जनरल कैटेगरी के हैं और दोनों के मार्क्स बराबर होते हैं, तो उसमें आयु सीमा जिसकी ज़्यादा होगी उसको दिया जाएगा। अगर आयु सीमा बराबर होती है, फिर जिसके फिजिकल में ज़्यादा मार्क्स होते हैं उसको मेरिट में स्थान दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि फिजिकल की कितनी इंपॉर्टेंसी यहाँ पर रखी गई है। और जो पहले से सरकारी सेवा में है ना, पुलिस में आवेदन करने से पहले सरकारी सेवा में जो है, तो उनको उस डिपार्टमेंट जहाँ वो अभी जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ से NOC लानी भी ज़रूरी है। वो जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आता है कि आप सरकारी नौकरी में हैं, तो आप येस बोलेंगे वहाँ पे, और वहाँ पर आपको NOC लेने की डेट पूछी जाएगी ऑनलाइन आवेदन करते समय। तो आप जो है NOC ज़रूर ले लें, सरकारी डिपार्टमेंट में नौकरी करते हैं तो। आप दोस्तों
अगला स्टेप आता है रिटर्न। आपका क्वालिफाई हो गया, आप मेरिट में आ गए हैं। मेरिट में आने के बाद देखिए, आप सोचिए ज़रा, इमेजिन कीजिए ज़रा कि आप मेरिट में पास हो गए हैं, आप पुलिस में भर्ती हो चुके हैं, ठीक है। लास्ट ऑप्शन बचता है हमारे पास मेडिकल। मेडिकल कितना टफ है, कितना सरल है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन आप ये सोचिए कि हम भर्ती हो गए हैं, आपकी तैयारी इस लायक है, मैं मानता हूँ। कुछ लोग बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं और वो भर्ती हो गए हैं। अब उनको मेडिकल के लिए गुजरना है। तो आपको रिटर्न होने के बाद एक दिन यूपीएससी द्वारा देहरादून में पुलिस हॉस्पिटल है, वहाँ आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो जहाँ तक है अभी तक पुलिस हॉस्पिटल में ही हुआ है, लेकिन यूपीएससी चाहे कहीं भी करवा सकते हैं, वो उनका अधिकार क्षेत्र है। तो आपको आखिरी चरण जो आपका है इसका परीक्षा का जो चरण है उसका है मेडिकल। मेडिकल के लिए दोस्तों शारीरिक और मानसिक रूप से मेडिकली फिट होने चाहिए। आपकी एक आंख 6/6 और दूसरी आंख 6/9 की होनी चाहिए। अगला स्टेप है आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये रोग होता है तो आप मेडिकल से बाहर कर दिए जाएंगे। इसके लिए दोस्तों एक मोबाइल में ऐप आती है, कलर ब्लाइंडनेस करके ऐप आता है, उसमें आप देख करके अपनी आंखें चेक कर सकते हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं आपको बता दूँगा। इसके अतिरिक्त सटा घुटना, सपाट पैर नहीं होने चाहिए। जैसे पैर का तलुए होते हैं सपाट होते हैं कई लोगों के, और सटे हुए घुटने होते हैं, घुटनों के बीच में दूरी होनी चाहिए, वो होना ज़रूरी है दोस्तों। इसके अतिरिक्त हकलाना और विकलांगता जो होता है उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। हकलाने वाला जो विकलांग है उसको इसमें पास नहीं करते हैं डॉक्टर। इसके अतिरिक्त जब आप मेडिकल के लिए जाते हैं, आपके कान में मैल या वैक्स नहीं होना चाहिए, कान साफ करके जाएं। दोस्तों परीक्षा में पूर्ण रूप से चयनित अभ्यर्थियों को उसके बाद एक बंद पत्र भरवाया जाता है। उसमें लिखा जाता है कि आप 5 साल की अवधि तक नौकरी करेंगे। अगर यदि आपके द्वारा 5 साल तक नौकरी नहीं की जाती है तो आप छोड़ करके जाने की स्थिति में आपको तभी अनुमति दी जाएगी जब तक आप ट्रेनिंग और अन्य ट्रेनिंग का जो खर्चा है वो आप वहन करेंगे। उसके बाद आपको सेवा मुक्ति दी जाएगी। अब आते हैं वैवाहिक स्थिति। ऐसे पुरुष अभ्यर्थी इसमें एलिजिबल नहीं होंगे जिनकी पहले से 2 बीवियां हैं, यानी कि 2 पत्नियां हैं, उनको इसके लिए एलिजिबल नहीं किया जाएगा। ऐसी महिला को एलिजिबल नहीं किया जाएगा जिसने ऐसे पुरुष से शादी की हो जिस पुरुष की पहले से एक जीवित पत्नी हो, यानी कि आप समझ सकते हैं पुरुष की 2 बीवियां नहीं होनी चाहिए। अब आप यहाँ तक फॉर्म भरने से लेकर के अनुबंध तक आप पहुँच चुके हैं, आपने इतने चरण पास कर लिए हैं। चरण पास करने के बाद अब आता है वेतन, कि आपको वेतन क्या मिलेगा। दोस्तों आपका बेसिक रहेगा 21,700 से 69,100 रुपये। लेवल 3 21,700 रुपये जो आपका बेसिक वेतनमान रहेगा, उसमें आपको महंगाई भत्ता मिलेगा, जो उस समय महंगाई भत्ते की दर होगी स्टेट में और या सेंटर में, उसके वो महंगाई भत्ता जुड़ेगा। महंगाई भत्ते के अलावा आपको मिलेगा आवास भत्ता। आवास भत्ता उत्तराखंड में भौगोलिक परिस्थितियों के अकॉर्डिंग सभी जगह का अलग अलग है। अल्मोड़ा का 25 है, 2500 रुपये। नैनीताल का अलग है, रानीखेत का अलग है, हल्द्वानी का अलग है, देहरादून का अलग है। जहाँ भी आप पोस्टेड रहेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको आवास भत्ता मिलेगा। यहाँ पर है 2500 रुपये। अब इसमें आपको मिलेगा फूड अलाउंस जो 1700 रुपये है। जो हम खाना खाते हैं ना वो है फूड अलाउंस, तो आपको 1700 रुपये मिलेगा। वार्षिक अलाउंस है 450 रुपये। जो आप कपड़े धुलाई भत्ता होता है वो है, और 14% आपको NPS का मिलेगा जो आपके NPS खाते में जाएगा। और इसी प्रकार दोस्तों टोटल आपकी सैलरी बनेगी 37 से 38,000 रुपये मासिक। इतने बनेगा। इसमें से आपका 10% जो है आपका NPS का डिडक्शन होगा, उसके कटने के बाद आपको 32-33 के बीच में सैलरी मिलेगी स्टार्टिंग। तो दोस्तों ये है शुरू भर्ती होने से लेकर के वेतन मिलने तक का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। इसमें से कोई भी आपको डाउट्स होंगे, कोई भी चीज़ पूछनी होगी आप मुझे बता दें। आप इतने चरणों को पार कीजिए। ये चरण पार कराने के लिए मैं आपके साथ बैठा हूँ, लेकिन आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, जो मैं कहूँगा वो आपको करना पड़ेगा। अगर आप 101% इसको करेंगे ना तो आप भर्ती हो जाएंगे। इसलिए मैं इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको इसका अनुकरण करना चाहिए और आपको बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों जो लोग पुलिस में जाने के इच्छुक नहीं हैं, या जिनकी एज ओवर एज हो चुकी है, या जिनकी शारीरिक मानक जो फिजिकल के मानक हैं, जो शारीरिक माप है ये पुलिस के अकॉर्डिंग नहीं बैठता है, उसके लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा और भर्तियां भी निकाली गई हैं। मैं आपको बता देता हूं, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसमें कोई हाइट
फिक्स नहीं है। और दोस्तों कई भर्तियाँ ऐसी सिविल की है ना, उसमें हेड वेट का कोई मानक नहीं है, आप उसमें आसानी से भर सकते हैं। उसमें उम्र सीमा भी 45 तक है। तो मैं आपको बता दूं क्या क्या है। दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर कार्बेट पार्क नैनीताल 800 पोस्ट हैं। कनिष्ठ सहायक के 250 पोस्ट हैं। इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई आपको मानक नहीं मिलेंगे, एज भी इसमें अच्छी है और आप जो है पढ़ते रहें, इसको फॉर्म भरते रहें, इसमें आप आराम से निकल सकते हैं। सिंचाई विभाग इरिगेशन डिपार्टमेंट उत्तराखंड, इसमें 2000 पोस्ट हैं। पुलिस आरक्षी की 2000 हैं, इसके भी 2000 हैं। इसमें कोई शारीरिक मानक नहीं है, जो भी रखा होगा हल्का फुल्का उन्होंने फिजिकल रखा होगा तो बाकी रिटर्न बेस्ड ही होगा। तो आप आसानी से इसमें भी जा सकते हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, पुलिस में भी सिविल डिपार्टमेंट में भी। मैंने जो अभी तक आपको बताया है ये यूके एसएससी द्वारा है और यूके पीएससी द्वारा भी भर्ती निकाली जा रही हैं। जो क्या क्या है मैं आपको बता दूं। लोअर पीसीएस के हैं लगभग 110 पद, इसकी तैयारी आप कर सकते हैं। लोअर पीसीएस लेवल की आपने दिए भी होंगे पूर्व में एग्ज़ाम। इसमें भी एज क्राइटेरिया ज़्यादा नहीं है, 45 तक एज है, कोई बात नहीं, आप आराम से भर सकते हैं और आराम से निकल सकते हैं। इसमें भी तैयारी करें। रेंजर के हैं 48 पद हैं। आप रेंजर की अगर योग्यता रखते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन रेंजर के अकॉर्डिंग है तो आप रेंजर में भी दे सकते हैं। 48 पद बहुत होते हैं। इसमें जो प्रतियोगिता वाले होते हैं, जो एग्ज़ाम देते हैं, काफ़ी कम होते हैं दोस्तों। टीचिंग डिपार्टमेंट में है तो लेक्चरर के भी पद आए हैं, लेक्चर के पद भरे जाएंगे। जीआईसी लेक्चरर 600 पद हैं, काफ़ी पद है दोस्तों, आप इसमें भी ट्राई कर सकते हैं। ये यूपीपीएससी द्वारा निकाले गए हैं। तो मैंने आपको उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के बारे में सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर कोई चीज़ें अगर छूट गई होंगी ना, आप मुझे अगर आपके दिमाग में आती हैं, क्योंकि इतनी चीज़ें दोस्तों बिना पढ़े अगर बताना है, मैंने भी खुद पढ़ना है फिर आपको बताना है, तो छूट जाती हैं कई चीज़ें। कोई बात नहीं, आप मुझे हिंट दे दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए उस बारे में, मैं आपको पर्सनली जवाब दे दूंगा। अगर सभी के लायक होगा तो मैं क्या करूँगा, इसके अलग से एक वीडियो दे दूँगा, आपको जानकारी अवगत हो जाएगी। तो दोस्तों आप तैयारी करते रहें, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। और दोस्तों कैसी लगी मेरी जानकारी, अच्छी लगी तो सभी लोग लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जो पहली बार चैनल पर दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए अब नया ब्लॉग नई वीडियो देते रहूँगा। क्योंकि जैसे जैसे ये चरण आगे बढ़ते रहेगा तो मैं आपको वीडियो देते रहूँगा। आपका जब तक रिटर्न नहीं हो जाता है, जब मेडिकल नहीं हो जाता है, जब तक आप इस भर्ती परीक्षा पास करके उत्तराखंड पुलिस के अंग नहीं बन जाते हैं, तब तक हम आपके साथ बात करते रहेंगे, बोलते रहेंगे। उसके बाद आप चाहे बात ना करें कोई बात नहीं, लेकिन तब तक हम साथ रहेंगे। आपको डिमोलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। आप मजबूती के साथ अध्ययन करें और तैयारी करें, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। भगवान से प्रार्थना है कि आप ज़रूर सक्सेस होंगे। तो कई लोग मेरा नंबर मांग रहे थे, मैं आज डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा, आप चाहे मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर आपकी जेन्युइन समस्या हो या आपको कोई चीज़ पूछनी हो, आप तभी कॉल करें। आपको कोई चीज़ अर्जेंट पूछनी होती है तो आप तभी कॉल करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं भी व्यस्त रहता हूँ, बहुत काम हो जाते हैं दोस्तों। कई लोग कोचिंग सेंटर नहीं जा पाते हैं, कई लोगों को जानकारी नहीं मिल पाती है। जो शहरों में रहते हैं, जो सोशल मीडिया से हमेशा जुड़े रहते हैं, उनको तो जानकारी मिलती रहती है। लेकिन हमारे कुछ दूर दराज भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी हैं जहाँ लोगों को नहीं मिल पाता है। लेकिन आज से व्हाट्सअप यूट्यूब हर कोई यूज़ करता है। मैं चाहता हूँ कि उन तक मेरा वीडियो चला जाए और वो कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है गाइडेंस देना, दूसरे को अच्छे मुकाम पर पहुंचाने के लिए। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सभी दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं। अब मिलूंगा नेक्स्ट इंटरेस्टिंग मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आप अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें।